तो मैंने आपको बता दिया था भाई क्या राष्ट्रीय एकता के बारे में मैं आपको समझा रहा था कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। देखिए राष्ट्रीय एकता का क्या अभिप्राय है मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय एकता जो होती है उसमें हम की भावना होती है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। राष्ट्रीय एकता की कुछ परिभाषा थोड़ा सा अगर जान लेंगे तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में अगर आप लिख देंगे अपने कॉपी में कि भाई राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनमें हम की भावना जब होती है तो वो खास करके राष्ट्रीय एकता कहलाती है। ठीक है, फिर मैंने राष्ट्र को भी समझाया था आपको। ठीक है, कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, वहाँ पर निवास कर रही जनता होती है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। और वह सरकार कैसी होती है? संप्रभु यानी कि सॉवरेन जो है कंट्री होती है। सॉवरेन जो है सरकार होती है, किसी का दबाव नहीं होता है उस पर। ठीक है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के द्वारा राष्ट्रीय एकता की परिभाषा दी गई। कहा गया कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन और सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिक की भावना एवं राष्ट्र हित के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता की परिभाषा दी गई। इसके अलावा डॉक्टर बेदी के शब्दों में अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्न मान्यताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना, ये होता है आपका राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है कि राष्ट्रीय मतलब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना का होना। ठीक है, ये होता है आपका राष्ट्रीय एकता, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया। और अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। मांटेसरी के अनुसार शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? मेरिया मांटेसरी की जो प्रणाली है, मांटेसरी ने क्या बताया? मेरिया मांटेसरी ने कि शिक्षक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए खास करके, उसके बारे में। तो मारिया मांटेसरी की बात की, मेरिया मांटेसरी की बात की जाए तो इन्होंने अपने स्कूलों के लिए अध्यापकों के स्थान पर अध्यापिकाओं को वरीयता दी है कि भाई अध्यापकों की जगह पर अध्यापिकाएं यानी कि जो मैडम रहेंगी तो वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, चूंकि ये भी मैडम थी। तो अति दीर्घकालीन काल तथा शिक्षा से घनिष्ठ संबंध होता है चूंकि अध्यापिकाओं का। और जब छोटे बच्चों को पढ़ाना हो तो खास करके मैडम ज़्यादा केयर कर पाती हैं। खास मतलब कि जो आपके अध्यापक लोग होते हैं वो उतना ज़्यादा केयरिंग नहीं होते हैं जितना ज़्यादा केयरिंग महिलाएं जो अध्यापिकाएं होती हैं वो होती हैं। तो इसी के कारण से मांटेसरी को इस बात का पूर्ण आभास हो गया था कि स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों के मस्तिष्क को ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित करने के लिए स्नेह यानी प्रेम और सहानुभूति की परम आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष में इन गुणों का साधारणता का अभाव होता है, कमी होती है। और स्त्री जो होती है कोमल स्वभाव की होती है और कोमल स्वभाव के कारण से बच्चे को वो अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकती है। पुरुष जो होता है उसकी अपेक्षा जो स्त्री होती है बालकों की सच्ची शिक्षिका होती है। और चूंकि माता जो होती है वो पहली शिक्षिका होती है, पिता को पहला शिक्षिका नहीं बताया मतलब कि बताएगा कि पहला शिक्षक होता, नहीं नहीं, माता जो होती है बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। ये बात भी आप ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए मांटेसरी महोदय मतलब मांटेसरी महोदया का ये जो कथन है जो जो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा रहा। मांटेसरी स्कूल की अध्यापिका पुरानी परिपाटी के अनुसार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बालकों को डरा धमका करके अपनी बातों को सुनाने के लिए विवश नहीं करती हैं। वह मतलब जैसे आप देखते हैं पहले प्राइमरी में हम लोग कैसे पढ़ते थे, ऐसे मास्टर साहब आते थे, बैठ जाते थे, अपना एक डंडा ले लेते थे, अब एक लड़के खड़िया जाते रहे, यक्का यक यक दुन्ना, इस प्रकार से दो दुन्ना चार, चार दुन्नी, इस प्रकार से पढ़ाते थे कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था कि 1 इकाई, 0, 2, 10 ऐसे कुछ बोलते थे, तो इस प्रकार से रटा जाता था कि तो ये एक प्रकार से पहाड़ रटते थे। दुई का दुई, दुदुनी चार, दुत्याई छः, इस प्रकार से पढ़ते थे खूब तेज तेज से। और चाक मतलब वो चाक होता था तो ब्लैक बोर्ड होता था मतलब कि, तो उस पर चाक से लिखते थे। और नहीं तो हम लोगों के पास वो होता था, क्या बोलते, तख्ती, तख्ती सेठक डंडा होता था और उसको छुही आती थी, छुही को एक प्रकार से हम लोग घोल करके बढ़िया सा वो बनाते थे, उसी से लिखते थे सेठे के डंडे से। ठीक है, तो एक प्रकार से वो था तख्ती में लिखा जाता था ABCD और छोटा बड़ा।
छोटा बड़ा ही वैसे पहले लिखा जाता था, ABCD बाद में आकर के जो है लिख पढ़ाया जाता था प्राइमरी में। मैं तो तीसरी कक्षा 3 तक प्राइमरी में पढ़ा हूँ, उसके बाद में फिर से जो है मांटेसरी स्कूल में गया था। मांटेसरी मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल होता है, ठीक है। तो मांटेसरी के अनुसार शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए भाई? तो मांटेसरी कहती हैं कि बच्चों को डरा धमका करके अपनी बातों को सुनाने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। ये कहती है मांटेसरी कि वह स्कूल में स्नेह और सहानुभूति के वातावरण का सृजन करके बालकों को स्वयं ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करें। ऐसा माहौल कर बना दें ताकि बच्चा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, अपने आप पढ़ने के लिए वो जो है आगे बढ़े। मांटेसरी जो है अध्यापिका शब्द को विस्तृत करके उसके स्थान पर निर्देशिका शब्द को प्रयुक्त मानती है। कहती कि अध्यापिका कहना उतना उचित नहीं जितना निर्देशिका कहेंगे तो उचित माना जाएगा। और मांटेसरी जो है विद्यालय के सफल संचालन के लिए योग्य, संवेदनशील, प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ऐसा मानती हैं। वो कहती हैं कि शिक्षिका में 5 गुणों का होना परम आवश्यक है। और 5 गुण कौन कौन से हैं यही आपको यहाँ पर लिखना है। पहला गुण शिक्षिका के अंतर्गत होना चाहिए क्या? नम्रता। अगर नम्र नहीं है टीचर तो फिर अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात जो है शिशु से प्रेम, यानी बच्चों से प्रेम करने वाला टीचर चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए उसको, ठीक है। तीसरा गुण क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए उसको। चौथी बात निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्पक्ष यानी किसी बच्चे को ज़्यादा प्रेम या कम प्रेम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। पांचवी बात धैर्य होना चाहिए उसको कि आज नहीं तो कल सीखेगा बच्चा। तो इस प्रकार से ये 5 गुणों का विकास मांटेसरी ने बताया कि नम्रता, शिशु प्रेम, श्रद्धा, निष्पक्षता और धैर्य, ये जो है ये 5 गुणों का होना परम आवश्यक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अन्य शिक्षाविदों के अनुसार जो है और भी गुणों के बारे में बताया गया। जैसे अन्य शिक्षाविदों में लोगों ने कहा कि शिक्षिका मनोविज्ञान की ज्ञाता हो और उसे शिशु मनोविज्ञान का पूर्ण अध्ययन होना चाहिए, तब वो एक प्रकार से शिक्षक बनने योग्य है। दूसरी बात यह कि शिक्षिका के हृदय में शिशु के प्रति अगाध प्रेम भी होना चाहिए। तीसरी बात है क्रियाशील तथा खेल के द्वारा बच्चों का शिक्षण और विकास करने की क्षमता उसमें हो। एक टीचर अभी फेमस हुई थी, आपको पता होगा, मैडम थी, किस प्रकार से सहानुभूति प्रेम के द्वारा ही फेमस हुई थी। बच्चे से प्रेम कितना कर रही थी, मतलब कितने अच्छे तरीके से बच्चे को ट्रीट कर रही थी। और जो है टीचर का दृष्टिकोण वैज्ञानिक भी होना चाहिए, ये भी एक प्रकार से विद्वानों ने बताया। और जो है टीचर में बच्चों को संभालने और उनकी रुचि और प्रवृत्ति पहचानने की एक योग्यता भी होनी चाहिए, जिसके कारण से वो बच्चे के अंदर क्या चल रहा है उसको जाने और उसकी पूर्ति करे। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर बात की जाए, आपको पता होगा 2020 के अकॉर्डिंग ही जो आपकी परीक्षा हो रही है, ये 2020 के शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही हो रही सेमेस्टर टाइप की परीक्षाएं। तो 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनी मंजूरी दे दी जाती है। और इसके साथ नई शिक्षा नीति को लेकर के जो है जो इंतजार था बहुत दिनों से वो पूरा हो जाता है। और इस बदलाव का आने वाले समय की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, तो गहरा असर पड़ेगा और पढ़ भी रहा है। आपको पता होगा पहले आप लोग 3 ही विषय पढ़ते थे, अब 4, 6, 5 विषय मतलब 6 विषय लगभग आपको देना पड़ता है पेपर। तो इस प्रकार से चीज़ें हो गई है। और इसके अलावा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने की बात जो है काफ़ी पसंद आ रही लोगों को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों में होने वाली पढ़ाई को अंतर विषय यानी कि 2 विषयों के अलग अलग पाठ्यक्रम से पढ़ाई को मंजूरी देने की बात कही जा रही है। इंग्लिश और हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ई कंटेंट विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसमें नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूले पर बांटा गया है। जैसे नर्सरी, केजी 1, 2, 3, ठीक है, ये तो हो गया आपका 5 तक, यानी पहले 5। फिर जब जो है 3 के बाद में आप देखते हैं मतलब कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक जो है 4 चरणों में बांटा है, 5+3+3+4। अब आप देखिए शुरुआत का आपका जो 5 साल है, 5 कक्षा है, वो आपका पूर्व प्राथमिक आ जाता है। उसके बाद में आप 3 साल और पढ़ते हैं, ठीक है, 2, 3 मतलब UKG, LKG और एक प्रकार से ऐसे और कुछ होता है, ठीक है, तो वो पढ़ना पड़ता है आपको। उसके बाद में फिर आप जो है क्या पढ़ते हैं भाई, देखिए जो लास्ट वाला आपका देखिए 5+3+3+4 ये फार्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग अब आपकी जो है पढ़ाई होगी, 4 चरणों में बांटा गया है। पहले 5 साल जो है फाउंडेशन स्टेज के रूप में देखे जाएंगे, जो 5 साल शुरुआत के होंगे, ठीक है। और इसमें 3 साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा शामिल किया गया है, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज में।
और खास करके आप देखते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा को इतना महत्व देना एक उल्लेखनीय बात है। 3 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई तैयारी वाला स्टेज माना जाएगा। ये 5 से 3 साल का स्टेज ये भी हो जाएगा। एक बार तीसरी और 5वीं कक्षा में परीक्षा का भी प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। 6वीं से 8वीं वाला आप देखते हैं 6, 7, 8 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, 6, 7, 8 यहाँ पर, और उसके अलावा 2, 3 यहाँ से आप देखें 2, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, 2, 3, 4 यहाँ पर। ठीक है, नहीं 3, 4, 5, 2 हटा दीजिए, 3, 4, 5 ये आपका आता है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पर 6, 7, 8 ये 3 साल इसमें आ जाएगा, और 4 साल ये जो है आपका 9, 10, 11 और 12 ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 में। और इसमें जो आ जाएगा नर्सरी केजी मतलब कि 2 ये हो गया, और कक्षा 1, और इसके अलावा मतलब 5 साल, वो 5 साल फाउंडेशन मतलब 1, 2। ठीक है, तो 3 साल मतलब कि एक से पहले पढ़ाया जाता है, खास करके अब यूकेजी, एलकेजी और एक और कोई पढ़ाया जाता है। एक प्ले ग्रुप जो है सबसे पहले वाला प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी केजी, और उसके बाद में फिर कक्षा 1 और 2 ये 5 साल शुरुआत के आपके निकल जाएंगे फाउंडेशन वाले में। तो एक प्रकार से ये आपका जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दूसरी बात नई शिक्षा नीति की यह है सबसे महत्वपूर्ण कि 1ली से 5वीं तक जो होगी वो मातृभाषा में पढ़ाई होगी, और इसके साथ ही साथ नो बैग डे को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि मतलब कि बैग ज़्यादा जो लाद करके, तो नो बैग डे पर भी एक प्रकार से किसी दिन मतलब एक दिन जो है ऐसा किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी ये बात है कि कक्षा 6ठी से कोडिंग की पढ़ाई बच्चे कर सकेंगे, यानी शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना है। ठीक है, चौथी बात यह कि बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव होगा। उनकी परीक्षा के लिए 2 भाषाओं का विकल्प स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होगा। हर विषय में वस्तुनिष्ठ और विस्तृत उत्तरीय सवालों का समावेश किया जाएगा। ठीक है, 5वीं बात यह है कि जीवन कौशल के शिक्षण को भी प्रमुखता दी जाएगी, और ये भी शामिल किया जाएगा। मतलब यह बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है कि जो है जो जीवन कौशल होगा, स्किल डेवलपमेंट जो होगा, उसके बारे में भी पढ़ाई होगी। 6वीं बात कही गई कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में कुछ खास बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जैसे CUET जो चल रहा तो उसकी जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ संगीत, कला, साहित्य में पढ़ाई सभी कॉलेजों के में करने की व्यवस्था की जाएगी। ग्रेजुएशन स्तर पर क्या होगा, कॉलेजों को ज़्यादा जो है स्वायत्तता मिलेगी। रिसर्च को लेकर के उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो अब आप देखते हैं हर क्षेत्र में, चाहे हिंदी पढ़े चाहे अंग्रेजी पढ़े, हर साहित्य में आपको शोध के लिए मतलब चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ता है। 7वीं बात यह कि IIT जैसी संस्थाओं में साइंस के साथ साथ कला और मानविकी जो मतलब कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनको भी रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है दुनिया के टॉप 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोजने के लिए सहयोग किया जाएगा। यानी भारत के शिक्षा बाजार में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को औपचारिक मंजूरी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है अमल में लाई गई है। उस बात को संस्कृत विषय को मुख्य धारा में लाने की पहल नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। ठीक है, और 2030 तक प्रत्येक जिले में एक ऐसा कॉलेज बनाने पर ध्यान दिया जाएगा जहां स्टूडेंट विभिन्न विषयों के अलग अलग क्रेडिट्स का चुनाव अपनी पढ़ाई के लिए कर सकेंगे, और यह एक महत्वाकांक्षी कदम भी है नई शिक्षा नीति का। इसके अलावा नई शिक्षा नीति की बात की जाए, नई शिक्षा नीति जो है इसकी 10वीं बात यह है कि शिक्षा के ऊपर केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त रूप से GDP का लगभग 4.43% निवेश किया जा रहा है, और इसे बढ़ा करके लगभग 6% करने की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। तो एक प्रकार से बड़ी अच्छी उपलब्धि नई शिक्षा नीति की रही है, और आप देख भी रहे होंगे किस प्रकार से बदलाव हुआ है। पहले कैसी परीक्षाएं होती थी, अब परीक्षाओं में किस प्रकार से चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, खंडवा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। 8 प्रश्न है, आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है AICTE पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपका अच्छा है। प्रश्न क्या पूछा गया है, AICTE पर टिप्पणी कीजिए। तो AICTE का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, जहां पर इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्यालय भी है। कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, बम्बई, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलुरु जो है इसके जो है 7 जगह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं AICTE के। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है, और यह संस्था तकनीकी संस्थानों के
प्रत्यापन या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करती है AICTE। ठीक है, अपनी विनियामक भूमिका के अतिरिक्त ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को एक बढ़ावा देने की भूमिका रही है, जिसे यह तकनीकी संस्थानों को अनुदान देकर महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी संकाय, अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित करती है AICTE। ठीक है, AICTE की बात की जाए तो 21 सदस्य इसमें होते हैं। इसकी एक कार्य समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। 21 सदस्यों को मिला करके 10 सर्वाधिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त सदस्य होते हैं। ठीक है, जो नामता इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में जो है अपर स्नातक अध्ययन या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसंधान प्रबंध अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वास्तुशास्त्र, इसके अलावा फार्मा जो है स्यूटिकल शिक्षा, जो फार्मास्यूटिकल शिक्षा है, या होटल प्रबंधन, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। कैटरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टाउन और जो है कंट्री प्लानिंग परिषद की सहायता करते हैं, तो ये सब शामिल होते हैं। इसके अलावा AICTE की स्थापना की बात की है तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और एकमात्र सलाहकार निकाय है ये, मतलब की थी। खास करके 1987 में संसद के अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। तो ये आपका है भाई क्या, AICTE। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, मांटेसरी पद्धति के गुण और दोष बताइए। मेरिया मांटेसरी की जो शिक्षा की पद्धति है उसके गुण क्या क्या है और उसके दोष क्या क्या है, इसको भी आपको बताना है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मेरिया मांटेसरी की बात की तो इनकी जो पद्धति है वो बाल शिक्षण के लिए प्रचलित पद्धति है और इसमें कई सारे गुण भी हैं, कई सारे दोष भी। तो सबसे पहले मैं गुण बताऊंगा, फिर दोष बताऊंगा। तो गुण यह है मांटेसरी पद्धति का कि मांटेसरी पद्धति का आधार जो है वैज्ञानिक है और वे अनुभव और निरीक्षण पर बल देती हैं, ये इसका गुण है। दूसरा गुण है कि बाल मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित पद्धति है इनकी और इसीलिए बड़ी अच्छी पद्धति मानी जाती है, इसके गुण है ये। ठीक है, इसके अलावा इसका गुण यह भी है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल देती हैं मांटेसरी। विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री द्वारा शिक्षा की उपादेयता में वृद्धि करना, यह भी इसका एक गुण रहा मांटेसरी पद्धति का। इसके अलावा मांटेसरी पद्धति की बात की है तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों को ही समान महत्व दिया है मांटेसरी ने। छठवीं बात है कि आत्म अनुशासन के महत्व का प्रतिपादन किया है मांटेसरी ने, यह भी एक इसका गुण है। इसके अलावा अगला गुण जो है मांटेसरी पद्धति का यह है कि स्व शिक्षा, आत्मिक विकास और व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहन दिया है मांटेसरी ने, यह भी एक गुण है। इसके अलावा सामाजिक गुणों और मानसिक शक्तियों के विकास का महत्व बताया गया है, यह भी एक गुण है। खेल प्रणाली द्वारा शिक्षा का विशेष प्रबंध भी किया गया मांटेसरी की पद्धति में। भाषा सीखने एवं गणित में योग्यता प्राप्त कराने का विशेष तरीका भी मांटेसरी ने बताया, तो ये सब इसके गुण है। बात की जाए दोषों की तो दोष भी कई सारे हैं मांटेसरी मतलब की महोदया के। दोष यह है कि सबसे पहली बात, यथार्थता को अत्यधिक महत्व दिया है इन्होंने। ठीक है, मांटेसरी ने, ये एक दोष भी माना जाता है। दूसरी बात यह है कि अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण से अनुशासनहीनता की संभावना बच्चों में बढ़ सकती है, ये भी एक दोष है। तीसरा दोष यह भी है मांटेसरी की पद्धति का कि शैक्षिक उपकरणों से ज्ञान के एकांगी विकास की संभावना भी बढ़ सकती है। चौथी बात यह है, इसका दोष यह है कि मांटेसरी की पहले लेखन शिक्षण की अवधारणा विवादास्पद रही है, ये भी एक दोष है। पांचवा दोष इसका यह है भाई कि जो है सामाजिकता के विकास की ओर ध्यान कम दिया है मांटेसरी ने। छठवां दोष इनकी शिक्षा पद्धति का यह है कि मांटेसरी पद्धति समय की अधिकता और आर्थिक दृष्टि से महंगी पद्धति है, इसीलिए यह भी इसका एक दोष है। सातवां दोष इसका यह है कि बालकों पर कार्य की अधिकता के कारण से मानसिक दबाव बढ़ जाएगा, यह भी एक प्रकार से एक दोष ही है। लेकिन इन सभी दोषों के होते हुए भी मांटेसरी पद्धति का शिक्षा जगत में योगदान कम नहीं है और पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रदान कराएं, मांटेसरी का ऐसा मानना था और ये महत्वपूर्ण बात भी रही है इनकी। ठीक है, डॉक्टर मेरिया मांटेसरी की बात की है तो सभी महान शिक्षकों ने शिक्षा सिद्धांतों को स्थान देने का प्रयास किया और मांटेसरी ने विशेष रूप से किंडरगार्टन पद्धति को परिष्कृत करके अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर आप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, डाल्टन पद्धति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। डाल्टन पद्धति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। डाल्टन पद्धति क्या कहती भाई? डाल्टन पद्धति की बात की है तो यह प्रदत्त कार्य जो डाल्टन पद्धति है, डाल्टन एक व्यक्ति है उनके द्वारा प्रतिपादित पद्धति डाल्टन पद्धति है। ठीक है, तो डाल्टन पद्धति की बात की जाए तो डाल्टन पद्धति जो है
ये प्रदत्त कार्य जैसी विधि है और उसी के समान गुण दोष भी इसमें पाए जाते हैं। अंतर केवल यह है कि पूरे वर्ष के कार्य का ठेका सा इसमें दे दिया जाता है। प्रत्येक बालक अपनी सुविधा और योग्यता के अनुसार संपन्न करता है उस ठेके को। पूरे वर्ष का समय जो है कार्य समाप्त कर लेने पर छात्र को असली कक्षा की तैयारी करने की छूट दी जाती है। तो ये जो है डाल्टन पद्धति के बारे में कुछ बातें हैं। और डाल्टन पद्धति में एक ही कक्षा के विभिन्न छात्रों को विभिन्न विषय संबंधी उपलब्धियां अलग अलग होती है। कक्षा का सामान्य तालमेल नहीं हो पाता है। विद्यार्थी दिन भर अपने ढंग से विभिन्न विषयों का कार्य करता रहता है। आवश्यकता अनुसार अध्यापक के पास जाकर के उसकी सहायता से अपनी कठिनाई दूर भी करता है। आगे की कार्य योजना पर विचार विनिमय कर लेते हैं बच्चे। तो एक प्रकार से ये पूरी कक्षा को सामूहिक दिशा निर्देश देने के लिए अध्यापक योजना अनुसार अलग अलग समय निर्दिष्ट करता है, जिसमें पूरी कक्षा को एक साथ बैठा करके विचार विमर्श का अवसर भी प्रदान किया जाता है डाल्टन पद्धति में। इसके अलावा प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय संबंधी प्रगति विवरण रखने होते हैं और इसके अतिरिक्त पूरी कक्षा की सामान्य प्रगति और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि का भी अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन होता रहता है समय समय पर। और यह विधि भारतवर्ष के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि पर्याप्त दक्ष, अनुभवी और जो है अध्यायवासी अध्यापकों की कमी बनी रहती भारत में। इसके अतिरिक्त पूरे विद्यालय की समस्त कक्षाओं में समस्त छात्रों को समस्त विषयों के लिए उनकी रुचि प्रगति के अनुसार सुविधा प्रदान करना साधारणतः संभव नहीं है और इसी कारण से भारत में प्रणाली फेमस नहीं है। प्रयोगशालाओं, उपकरणों, पुस्तकों, अध्यापकों के लिए वर्तमान संदर्भ में सर्वदा अव्यवहारिक सी प्रतीत होती डाल्टन पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए भाई, तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें संशोधन किया गया और इसमें भाग 4 का ए जोड़ा गया और नागरिकों के लिए कर्तव्य जोड़े गए बाद में। और आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है लगभग आपके पहले 10 थे, अब 11 हो चुके हैं। पहला मौलिक कर्तव्य आपका है, जैसे कि अगर कोई देश जो होगा वो आपको अगर कुछ मौलिक अधिकार दे रहा है, 6 मौलिक अधिकारों को दे रहा है, तो आपसे कुछ कर्म की अपेक्षा भी करेगा कि भाई अगर मैं आपको दे रहा हूँ कुछ, तो अधिकार दे रहा हूँ, तो आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे। कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य ये है आप लोगों का, सभी जितने भारतवासी सभी का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखें और उनका पालन करें। तीसरा जो है मौलिक कर्तव्य है वह यह है कि भारत की प्रभुता यानी सॉवरेनिटी, एकता यानी यूनिटी और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण यानी कि प्रोटेक्ट कर रखें। ठीक है। चौथा मौलिक कर्तव्य यह है आपका कि देश की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आवाहन करना, मतलब आवाहन किए जाने पर अगर आपको बुलाया जाए कि राष्ट्र की सेवा कर दे तो आपको वो करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य आपका ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसता यानी हार्मोनी और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान सम्मान के विरुद्ध हों। छठवां मौलिक कर्तव्य आपका यह है कि हमारी सांस्कृतिक संस्कृति जो कंपोसाइट कल्चर है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझा जाए और उसका परिरक्षण किया जाए। यह आपका छठवां मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य आपका है क्या है भाई? सातवां मौलिक कर्तव्य आपका है पर्यावरण, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उन सभी की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य आपका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। नौवां मौलिक कर्तव्य आपका है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य आपका है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, लगातार प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, बाद में वो जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है स्कूल कॉलेज भेजे, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो ये है आपका मौलिक कर्तव्य। पांचवा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपका है शिक्षा इतनी व्यापक होती है। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। प्रश्न क्या है?
शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना कि मानव। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपका। शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना कि मानव, यह कथन जो है इसकी आपको व्याख्या करनी है। बढ़िया प्रश्न है एक प्रकार से। तो आपको बता दूं कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा या फिर कोई भी वस्तु होती है वह बदलती रहती है, और इस बदलते परिवेश में भारतीय समाज के वर्तमान मूल्यों, आवश्यकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात, शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना कि मानव। कैसे? पहला पॉइंट ये है कि आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे भोजन, वस्त्र और मकान, इसकी जैविक आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति होना परम आवश्यक है। और शिक्षा का आवश्यक कार्य है, शिक्षा के द्वारा आप देखते हैं, और इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा का आवश्यक कार्य नहीं। शिक्षा जो होती है रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था भी, अगर आप शिक्षित है तो आपके अंदर हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा व्यापक होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी शिक्षा के द्वारा होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके। तीसरी बात यह है कि अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है शिक्षा। ठीक है, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक देश है, और इसकी सफलता उत्तम नागरिकों पर निर्भर करती है। और इसलिए छात्रों में शिक्षा द्वारा अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, देश प्रेम, इसकी भावना का विकास शुरुआत से ही शिक्षा के द्वारा होता है। चौथी बात ये कि वातावरण के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। वातावरण के अनुकूल शिक्षा होगी या शिक्षा के द्वारा, आपको बता दूं, वातावरण के अनुसार आप फिट हो जाएंगे। वातावरण यानी समय किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप परिवर्तित हो पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। ठीक है, तो इसी कारण से शिक्षा का व्यापक होना परम आवश्यक है इन चार पहलुओं के लिए, चूंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए, वातावरण के अनुकूलन के लिए। ठीक है, तो मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों की समीक्षा करते हुए एमारसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा इतनी विवादास्पद होनी चाहिए जितना कि मनुष्य, या इतनी विशद या इतनी व्यापक होने की, विवादास्पद नहीं, शिक्षा इतनी विशद या व्यापक होनी चाहिए जितना कि मनुष्य होना चाहिए। यह कथन कहा था किसने? ये कहा था एमारसन महोदय ने। और इसमें जो भी शक्तियां हैं, शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका 6वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बालकों में मूल्यों के विकास हेतु विद्यालय के कार्य बताइए। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपका क्या है भाई? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बालकों के मूल्यों के विकास हेतु विद्यालय के कार्य बताइए। ठीक है, तो बालकों के उचित विकास के लिए विद्यालय के कई सारे कार्य हैं। पहला कार्य आप लिखेंगे, विद्यालयी वातावरण मूल्य प्रधान होना चाहिए। तो क्या होगा? बच्चों में मूल्यों का विकास होगा। जैसे विद्यालयों में समानता का व्यवहार होना चाहिए, उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को सबके साथ उचित न्याय किया जाना चाहिए विद्यालय में। विद्यालय की उच्च परिपाटी होनी चाहिए। बच्चों में उचित आदर्शों और मूल्यों के विकास विशेष सहायक होते हैं, और चूंकि विद्यालय का वातावरण अगर मूल्य प्रधान होगा तो ये सारी चीजें आपको होंगी। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम के साथ मूल्य शिक्षा का भी होना परम आवश्यक है। विद्यालय में जितने भी विषय पढ़ाए जाए, सभी विषयों के साथ मूल्य शिक्षा को जोड़ दिया जाए। भाषा और इतिहास विषय में सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि भाषा शिक्षण और मूल्य शिक्षा, इतिहास शिक्षण और मूल्य शिक्षा, भूगोल शिक्षण और मूल्य शिक्षा, अर्थशास्त्र शिक्षण और मूल्य शिक्षा, विज्ञान शिक्षण और मूल्य शिक्षा, नागरिक शास्त्र शिक्षण, मतलब नागरिक शास्त्र शिक्षण और मूल्य शिक्षा, तो हर सब्जेक्ट के साथ आपको ये जोड़ देना चाहिए। ठीक है, मूल्य शिक्षा। तीसरी बात, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और मूल्य शिक्षा, यानी कि आपको बता दो मानव मूल्य की शिक्षा आपको पता होगा अनिवार्य पाठ्यक्रम यानी को करिकुलर के रूप में, इसको यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में शामिल कर देना चाहिए। और शामिल भी आप देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में होता भी है, आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपको मानव मूल्य वाला पढ़ना है, मॉडल पेपर मैंने दे दिया, आप देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि महापुरुषों के जन्मोत्सव के बारे में आपको प्रेरक प्रसंग दिया जाए, बताया जाए कि भाई और राष्ट्रीय उत्सव किया जाए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर का उत्सव मनाया जाए। इसके साथ साथ खेल कूद, समाज सेवा का कार्य किया जाए, एनसीसी, एनएसएस। ठीक है, इसके अलावा स्काउट गाइड, इन सभी को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये सब आपके जो है बालकों के में मूल्य के विकास के लिए विद्यालय में सारे कार्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है, इसकी कोई एक परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीयता की परिभाषा आपसे पूछा गया, बढ़िया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में आपसे पूछा गया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीयता क्या होती है, इसका क्या तात्पर्य है, और कोई एक परिभाषा दीजिए। तो जब व्यक्ति की बात, मतलब जब व्यक्ति अपने राष्ट्र तक सीमित ना रह करके विश्व को अपना निवास स्थल जो है वो समझने लगता है, उसमें ममता करने मतलब कि ममता करने लगता है, प्रेम करने लगता है संपूर्ण मानव समाज से,
जो कि मानव की श्रेष्ठतम वृत्तियों का क्रीड़ा स्थल बनाने का प्रयास करता है पूरे के पूरे संसार को, विश्व को। तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य जो है अपनी देश की परिधि से हट करके संपूर्ण मानव जगत के बारे में जब सोचता है तो पूरी पृथ्वी के मनुष्य के बारे में सोचने लगता है। तो वही होता है एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयता। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की बात की है तो विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व की महान भावनाओं पर आधारित है। मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र पर समान दृष्टि रहे, विश्व भर में राष्ट्रों की पारस्परिक मित्रता हो, इसमें भाईचारे का नाता हो, ठीक है, समस्त जो पृथ्वी है कुटुंब के समान प्रतीत हो। अंतर्राष्ट्रीयता इन्हीं श्रेष्ठ विचारों पर निर्भर करती है, वसुधैव कुटुंबकम पर, ठीक है, आत्मवत सर्वभूतेषु पर। महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए अहिंसा और विश्व मैत्री के अमर संदेश इसी राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीयता का मतलब होता है अपने राष्ट्र से परे मानव मूल्य को ध्यान में रखना, मानवीय कल्याण को ध्यान में रखना, प्रत्येक मानव को अपना भाईचारे के हिसाब से देखना। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। गोल्ड स्मिथ की परिभाषा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। गोल्ड स्मिथ अंतर्राष्ट्रीयता की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता की एक भावना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि वह विश्व का एक नागरिक भी है। यानी वो भारत देश का सदस्य है बल्कि वह पूरी पृथ्वी का निवासी है, पूरी पृथ्वी का नागरिक है, ठीक है, संपूर्ण विश्व का नागरिक है वह व्यक्ति। तो जब ये भावना आती है तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीयता, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है और इसकी आखिरकार आवश्यकता क्यों है, यह भी प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के बारे में अगर मैं समझाऊं आपको तो व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, अन्योन्याश्रित का संबंध होता है, व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है और समाज में ही व्यक्ति का विकास होता है, समाजीकरण होता है। तो कहीं ना कहीं पे समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, बिना दोनों के जो है किसी भी चीज़ की कल्पना करना असंभव है। मैकाइबर कहते हैं कि समाज जो होता है मानव संबंधों का क्या होता है, जाल होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि आदर्श समाज आदर्श व्यक्तियों पर ही आधारित होता है। आदर्श व्यक्ति के निर्माण का साधन औपचारिक अभिकरण यानी विद्यालय होता है। व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं होता है। समाज विहीन व्यक्ति जो होता है, अगर आप किसी समाज से अलग पैदा हुए हैं या अलग आपको छोड़ दिया जाए तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप किस समाज से हैं तो वो डिनोट करता है। समाज एक ऐसी संस्था होती है भैया जिनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, समाज का अपना आदर्श होता है, अपना सिद्धांत होता है, अपनी जीवन शैली होती है समाज की, ठीक है, समाज के अपने मापदंड अपने मूल्य होते हैं समाज के, ठीक है। और सामाजिक प्राणी होने के कारण से जो व्यक्ति होता है उस तमाम प्रकार के सामाजिक गुणों को जानना पड़ता है, उसके अनुरूप कार्य करता है। तो एक प्रकार से अगर उसके अनुरूप कार्य नहीं करता तो उसको दंड भी दिया जाता है। तो इन सभी की जानकारी शिक्षा के माध्यम से ही हो पाती है। अगर शिक्षा ना हो तो आपका समाजीकरण ही नहीं हो पाएगा, आपकी मतलब कि आपके पिताजी की बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे क्या होगा, शिक्षा जो होती है वो आपके सामाजिक मूल्यों को डेवलप करवाती है, आपका सामाजिकरण करती है, इसीलिए सामाजिक उद्देश्य भी उसका रहा है। रेमंड कहते हैं कि जो है रेमंड कहते हैं कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, नहीं कि अगर समाज नहीं तो व्यक्ति की कोरी कल्पना है। जब बच्चा पैदा होता है तो पशु के समान होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, धीरे धीरे वो अपने परिवार के संपर्क में आता है, फिर क्रीड़ा समूह के संपर्क में आता है, विद्यालय जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानता है। अगर उसी बच्चे को जंगल में फेंक दिया जाए तो कुछ नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति समाज से अलग रह करके कुछ भी नहीं कर सकता है। इस उद्देश्य की शिक्षा में आवश्यकता है, नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है यही है कि वह सामाजिक मूल्यों को सिखाती है, सामाजिक रीति रिवाज को बताती है शिक्षा, सामाजिक मापदंडों को पढ़ाने का प्रयास करती है, सामाजिक नियमों को, कायदों को, समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा के द्वारा इन चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आवश्यकता। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपको बता दूं कि ये दीर्घ टाइप के प्रश्न हैं, इनकी संख्या जो होती है आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी, केवल 2 प्रश्नों को आपको करना है खंडशः से 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालिए, जीवन पथ गुरु और शिष्य के संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। तो एक प्रकार से ये जो है बालक और मतलब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का एक वीडियो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है
ऋग्वेद से लेकर के मैंने आपको तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया था कि ऋग्वेद के समय में शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित हुआ करती थी। विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए समान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया है। ठीक है, छात्रों को मानव, प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाया जाता था उस समय। तो ये प्राचीन शिक्षा की कुछ परंपराएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसमें शिक्षा जो है गुरु शिष्य जो होते थे, गुरुकुल की प्रणाली फेमस थी, गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल में लोग पढ़ने जाया करते थे। गुरु शिष्य का संबंध था कि जो शिष्य हुआ करता था वो भिक्षा मांगने जाता था। ठीक है, और वो उनके गुरु जी के घर पर ही भिक्षा लेकर के जाता था, वही बनता था। तो गुरु और शिष्य लोग सब खाते थे। सभी शिष्य बराबर होते थे, चाहे वो राजा के हों, चाहे किसी जो है किसी व्यक्ति के हों। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शिक्षा के स्थान मतलब कि शिक्षा के साधन शिक्षा के अर्थ पर आधारित हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के साधन कौन कौन से देखें। शिक्षा का एक होता है औपचारिक साधन, ठीक है, एक होता है आपका जो है अनौपचारिक साधन, ठीक है, और एक होता है आपका नौपचारिक साधन। कौन सा होता है? शिक्षा का नौपचारिक साधन भी एक होता है। ठीक है, औपचारिक साधन में क्या होता है? जैसे विद्यालय में अगर आप पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय के अंतर्गत जब आप कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, एक निश्चित सिलेबस होता है कि भाई इतना कि मेरे को पढ़ना है, तो औपचारिक शिक्षा का साधन हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है, या फिर अन्य कोई संस्थान हो गया जो कि कानूनी तौर पर या फिर एक क्रमबद्ध तरीके से है। अनौपचारिक मतलब जैसे घर से आपने कुछ सीखा, अपने घर में कुछ, अपने परिवार वाले लोगों से कुछ सीख लिया, कुछ अगल बगल के लोगों से, कुछ क्रीड़ा समूह से, कुछ अपने जो है साथियों से कुछ सीख लिया, तो सब अनौपचारिक तरीके होते हैं शिक्षा के सीखने के। और एक होता है नौपचारिक साधन। ठीक है, नौपचारिक साधन में जितना डिजिटल आजकल जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इन सभी के माध्यम से जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी की सारी शिक्षा नौपचारिक साधन होती है शिक्षा के। ठीक है, तो आप देखते हैं अब श्रव्य दृश्य दोनों साधन हो गए नौपचारिक साधनों में, तो एक प्रकार शिक्षा के यही साधन है। तो शिक्षा के अर्थ पर आधारित है शिक्षा के साधन। इस कथन को आपको पुष्टि करनी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भाई सभी लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे, एक बार सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जिसको आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, यूजीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये क्या है, इसके संगठन और इसके कार्य, इनके बारे में आपको बताना है। ये एकदम से पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके जितने भी प्रश्न मैंने रखे हैं, ये प्रश्न आपके बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या है? माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान समस्याओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा को लेकर के, यह प्रश्न पूछा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और जो है आपकी उच्च शिक्षा, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस शिक्षा के बारे में पढ़ लीजिएगा भाई। ठीक है, किसके बारे में? किसके बारे में? और एनसीईआरटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी भी जो एक प्रकार से चीज़ें हैं। एनसीईआरटी का मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एक स्वायत्त संगठन है, सितंबर 1961 में इसकी स्थापना होती है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा एनसीईआरटी के बारे में। भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता है ये। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जो है इसका सदस्य होता है। भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य भी जो है एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं। इसका कार्य होता है कि एनसीईआरटी का विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित अध्ययन और पर्यवेक्षण करना। इसके अलावा विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना, और इसके अलावा विद्यालयों में उन्नत शैक्षिक प्रवृत्तियों और व्यवहारों को लागू करना, विद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए एक निकासी गृह के रूप में कार्य करना, ये सब आपका जो है एनसीईआरटी का काम होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं हैं इन पर ध्यान देना होगा आपको, और ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान समस्याओं के बारे में, या टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन चर्चा कर दूंगा इस पर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है, ये आपको बता दूं प्राचीन इतिहास का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का, जिसके अंतर्गत आपको अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ना है। ठीक है, प्राचीन विश्व और भारत की सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। 2 घंटे का पेपर है ये, और 75 नंबर का पूर्णांक दिया गया था, तो इसको देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिखित क्वेश्चन पेपर है। चलें फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।